नमस्ते, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ऋतु शर्मा और मैं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर, साप्ताहिकी, जिसमें हम आपको बहुत कम समय में देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने आपके लिए इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। दोस्तों, बातें खेती की में इस हफ्ते हमने बात की थी सोयाबीन और गाजर पर, और हमने आपको बताया था कि सोयाबीन और गाजर की खेती करके आप कैसे कमा सकते हैं ढेरों मुनाफा। तो आइए डालते हैं एक नज़र। सोयाबीन का सेवन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और किन बातों को मानकर इसकी खेती में फ़ायदा मिलता है वो हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, भूमि, जलवायु, प्रजाति, हमने इन 3 बिंदुओं पर बात की। अब बात आती है बीज की कि प्रजाति के अनुसार ये चीज़ निर्धारित करते हैं कि उसका चयन किस तरीके से करें, किस प्रकार से उसका बीजोपचार करें, या वो प्रक्रिया सामान्य होती है? देखिए, बीज तो इसका सबका आकार करीब करीब बीज का एक ही होता है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर इसका बीज लगता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि बीज का पहले ये देख लें कि अंकुरण 70 से 80% से कम नहीं होना चाहिए। अगर अंकुरण कम है तो बीज की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। हाँ, तो अब बात आती है कि बीज के उपचार की। तो इसके लिए जो है 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये दोनों मिला करके और उसके बाद इसका मिश्रण बना करके तब इसको बीज को हम उपचारित करें। थीरम और कार्बेंडाजिम, अगर ये दोनों हमको किसी वजह से नहीं मिल पाते हैं, थीरम ही मिलता है या कार्बेंडाजिम ही मिलता है, तो दूसरा एक रसायन और है जिसको कहते हैं बायोफिनेट मिथाइल। बायोफिनेट मिथाइल जो है 1.5 ग्राम जो है हम ले लेंगे, और ये प्रति किलोग्राम बीज की दर से, जो पहले भी बताया थीरम और कार्बेंडाजिम का मिश्रण, उससे भी वो भी जो है 2 ग्राम और 1 ग्राम 1 प्रति किलो बीज के लिए है, और ये दूसरा रसायन भी जो है वो 1 जो है किलोग्राम बीज के लिए ही उपचार, मतलब मात्रा बराबर ही होगी। मात्रा। अब बात आती है कि जैसा मैंने अभी बताया कि ये नाइट्रोजन के जड़ों में बैक्टीरिया को भी अपने रखता है, और वायुमंडल की नाइट्रोजन को जैसे दलहनी फसलें इकट्ठा करती हैं वैसे ये भी इकट्ठा करती है सोयाबीन। तो ऐसी दशा में इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना परम आवश्यक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि 10 किलो बीज आप लीजिए, और 10 किलो बीज के लिए आप 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर का पैकेट ले लीजिए। उस पैकेट को आप करेंगे क्या कि 1 लीटर पानी में 400 ग्राम आप गुड़ का शरबत बना लें, और उसी में वो पैकेट पूरा 200 ग्राम का डाल दें। अब आपने जब डाल दिया तो गाढ़ा गाढ़ा जो है ले की तरीके से वो बन गया, और उससे जो है आप बीज के ऊपर डालते जाएं, चलाते जाएं, तो बीज के ऊपर चिपक जाता है। गाजर के लिए जो है 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे हर बीज के लिए कहते हैं कि उपचारित करके ही बोना चाहिए, तो इसके लिए भी उपचारित करना बहुत परम आवश्यक है। एक बात और मैं बता दूं कि गाजर के बीज को पहले थोड़ा सा टेस्ट जरूर कर लें, बोने से पहले थोड़ा देख लें कि इसका अंकुरित प्रतिशत क्या है। रखा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। अगर रखा हुआ बीज होगा तो गाजर का अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसलिए 100 बीज लेकर के अच्छी तरीके से किसी गमले में जो है अच्छी पर्याप्त नमी, खाद पड़ा हुआ गमला की मिट्टी है, उसमें आप 100 डाल दें। उसके बाद फिर ये देखें कि 8-10 दिन के बाद कि कितने जो हैं इसमें से अंकुरण हुआ है। तो अगर अंकुरण उसका 80% है तो समझ लीजिए कि हमारा बीज बहुत ही अच्छा बोने लायक है। यानी गाजर की खेती करते समय उसके बीज को लगाने से पहले बीज की थोड़ी सी मात्रा लेके गमले में उसकी जांच ज़रूर कर लें। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो चीज़ आपने बताई, अंकुरण प्रतिशत की जो बात कही, क्या कहीं ये प्रजाति से प्रभावित होती है या सबके लिए आप बता? नहीं, अंकुरण प्रतिशत प्रजाति से प्रभावित नहीं होती है। अंकुरण प्रतिशत होता है कि किसी ने रखा हुआ बीज दे दिया, कहीं किसी के फर्टिलाइजर गोदाम में पड़ा हुआ, तो इसलिए जो है इसके लिए विशेष कर ये कहा जाता है कि बीज ताज़ा हो, अच्छी दुकान से, जो ISI की रजिस्टर्ड दुकान हो, लाइसेंस वाली दुकान हो, स्रोत से लिया जिसका भरोसा हो कि हाँ ये बीज अच्छा बोता है, बेचता है, तो उसी के यहाँ से ये बीज लें। अब बात आती है बीज उपचार की। तो इसके लिए थीरम, कैप्टान,
वावस्टीन, ये 3 दवाइयाँ मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इनमें से आप थीरम को ले लीजिए तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम, कैप्टान अगर लिया है तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम, और अगर आपने वावस्टीन ली है तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित कर लें। तो इसके लिए हल्का सा पहले बीज को थोड़ा नम कर लें और उसके बाद उसके ऊपर से ये दवा डालते चले जाएं और डाल करके इसको चलाते चले जाएं तो ये अच्छी तरीके से बीज के ऊपर ये चिपक जाती है। अच्छा, अंकुरण प्रतिशत जांचने के बाद हमने उसका उपचार किया, तो फिर किस तरीके से उसको बोया जाता है और किस समय बोया जाता है? देखिए, गाजर के बोने के लिए हमारा जो प्रजातियां मैंने बताई हैं वो प्रजातियां अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक बोना चाहिए, और लेकिन कुछ यूरोपियन जातियां भी हैं जो नवंबर में लगाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है गाजर को जो हम लगाते हैं तो मार्च से लेकर के जून तक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो बोने का समय है वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, क्योंकि पहाड़ पर जो है जो मार्च और जून में जो है जो टेम्परेचर होता है वो हमारे यहाँ जो है अगस्त में टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से पहाड़ में मार्च से लेकर के जून तक लगाते हैं, मैदानी भाग में अगस्त से लेकर के और अक्टूबर तक लगाते हैं, और जहाँ यूरोपियन जाति अगर कोई आप लगा रहे हैं तो उसको देर में नवंबर में लगाएंगे, जो बाद में तक आपको उपज देती रहेगी। इसका बुवाई का समय बोने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको कूण बना करके, रिज बना करके ही जो है इसको बोया जाए। दोस्तों, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अपनी डायरी में से आपको देंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों के साथ आपको अपडेट रखें। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। मॉनसून सीजन में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बचा है। अगर सितंबर के दौरान सामान्य से ज्यादा बरसात होती है तो सीजन में अब तक आई बरसात की कमी की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत अगर बरसात नहीं हुई तो भयंकर सूखे की आशंका पैदा हो जाएगी। सीजन की शुरुआत से पहले मौसम विभाग ने पूरे मॉनसून सीजन के लिए 88% बरसात का अनुमान ही जारी किया था। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लेकर 26 अगस्त तक देश भर में 599.9 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 678.1 मिलीमीटर बारिश होती है। दक्षिण भारत में सामान्य से 65% कम, मध्य भारत में 48% कम और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के मुकाबले 17% कम बरसात दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के किसानों को अब 1 लाख के लोन पर महज 90,000 रूपए ही चुकाने होंगे। ये पहल प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। प्रदेश सरकार उपज के लिए सहकारी बैंकों से मिलने वाले अल्पावधि कर्ज को लाभदायक बनाने जा रही है। अब बैंकों से 1 लाख रुपए कर्ज लेने पर तय अवधि में किसान को महज 90,000 रूपए वापस करने होंगे। अब तक अल्पावधि कर्ज पर 0% ब्याज दर थी, अब इसे -10% किया जा रहा है। अगली रबी उपज से यह नियम प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि ब्याज दर में कमी करने से कहीं न कहीं किसानों को फायदा होगा और ऐसा करने से किसान और सरकार के बीच की कड़ी बीमा कंपनियों को बाहर कर दिया जाएगा। बीते कुछ दिनों से प्याज की महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं, लेकिन अब आपको इन सभी बातों को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। योजना और कीमत को पीछे छोड़ अब केंद्र सरकार प्याज को फ्लैक्स और पाउडर के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है और इसकी बिक्री का जिम्मा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संस्था लघु कृषि व्यापार संघ के पास है। इसको बढ़ावा देने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने विज्ञापन जारी कर इसके फ्लैक्स और पाउडर खरीद करने की अपील की है। हम आपको बता दें कि 100 ग्राम फ्लैक्स को 1 किलो ताजे प्याज के बराबर बताया गया है। ग्वार उत्पादक राज्य राजस्थान इन दिनों कई संकटों का सामना कर रहा है। कुछ समय से बरसात न होने से राज्य में ग्वार की फसल प्रभावित हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अगर आगे कुछ दिनों में बरसात नहीं होती तो इस साल ग्वार की फसल के उत्पादन पर खराब असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो सितंबर से मानसून की वापसी लगभग शुरू हो जाएगी और 3 या 4 सितंबर के आसपास कुछ बरसात की उम्मीद जताई जा सकती है।
पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में प्रकृति से हुए आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 4 नई नीतियों का आयोजन किया है, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015, मेरा गांव मेरा धन योजना, फिल्म नीति तथा नई ऊर्जा नीति है, जो ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाली फिल्मों को अनुदान देने, निर्माण कार्यों को आपदा से बीमा तथा राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही युवाओं का कौशल विकास करने, नए रोजगार के अवसर, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम सम्मिलित हैं। 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने के बाद अब केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को 2 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने की तैयारी में है। इसकी घोषणा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र कुमार ने की है। 2 किलो के एलपीजी की बोतलें स्थानीय किराने की दुकानों पर उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सब्सिडी युक्त एलपीजी के नए कनेक्शन की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। गरीबों और ग्रामीण आबादी तथा आम लोगों के लिए ये 2 किलो के सिलेंडर अधिक उपयुक्त होंगे। उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले, इसके लिए इस पर केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए 98 शहरों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें अभी भी 2 शहरों के नामों का चयन करना बाकी है। इनमें से एक शहर जम्मू कश्मीर से और दूसरा यूपी से होगा। स्मार्ट सिटी शहरों का चयन राज्य सरकार ने किया है। किस राज्य में कितनी स्मार्ट सिटी होगी, इसका चुनाव राज्य की शहरी आबादी के आधार पर किया गया है। सरकार का मानना है कि इन शहरों पर 98,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा, जिसमें अगले 5 सालों में 48,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। हर शहर को 5 सालों में किश्तों पर 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक तरफ जहां आज के बदलते समाज में धार्मिक रीति रिवाजों का भविष्य कहीं गुम हो रहा है, वहीं इसी परिवेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पे प्रसारित होने वाले संस्करण मन की आवाज में रामचरितमानस के स्पेशल डिजिटल वर्जन को लॉन्च किया है। ऑल इंडिया रेडियो के 14 लोगों ने कई सालों तक इस संस्करण के लिए काम करके इसका ये खास डिजिटल वर्जन तैयार किया है। रामचरितमानस की चौपाइयों एवं दोहे को भोपाल घराने के जाने माने गायकों ने आवाज दी है। आकाशवाणी भोपाल ने 1980 में तत्कालीन केंद्रीय निदेशक समर बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में पहली बार रामचरितमानस को स्वरबद्ध किया था और रिकॉर्ड किया था। रामचरितमानस हमारे पारिवारिक मूल्यों की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है। हरियाणा में रहने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। देश में हरियाणा सबसे पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहां हर जिले में एक महिला पुलिस थाना है। इन थानों में महिला संबंधित सभी अपराधों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी एवं महिला कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाएगा और इन महिला पुलिस थानों में सभी पुलिसकर्मी केवल महिलाएं होंगी। पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रत्येक थाने में थाना प्रबंधक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और 20 सिपाही रहेंगे और सभी पुलिसकर्मी केवल महिलाएं ही होंगी। दांतों को साफ सुथरा रखने तथा उसे सड़न से बचाने के लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, वे सभी टूथ पाउडर और टूथपेस्ट दांतों के लिए सेफ नहीं है। एम्स के सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च CDER के मुताबिक सभी टूथ पाउडर और टूथपेस्ट दांतों के लिए असुरक्षित हैं। कुछ पाउडर और पेस्ट में ऐसे केमिकल और सॉलिड पदार्थ होते हैं जिससे दांत घिस जाते हैं। हालांकि इसका भी मेडिकल जर्नल में पब्लिश होना बाकी है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एम्स ने WHO के साथ मिलकर इसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है। इसके अनुसार कुछ माउथ वॉश अल्कोहल बेस्ड भी होते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं और डेंटल हाइजीन ठीक नहीं होने से इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर होता है, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। एशिया के मंदिरों से लेकर पश्चिम में हिप्पियों के ठिकानों तक धूप पूरी दुनिया में जलाई जाती है, मगर इन सुगंधित अगरबत्तियों और धूप बत्तियों से निकलने वाला धुआं शरीर की कोशिकाओं के लिए सिगरेट के धुएं से अधिक जहरीला माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि धूप बत्ती में ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जेनेटिक मटेरियल जैसी कोशिकाओं के DNA को बदल सकती हैं। इसके कारण कोशिकाओं में बदलाव होता है। ये सांस के साथ बड़ी ही आसानी से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। सबके लिए घर योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 9 राज्यों के 305 शहरों की पहचान की गई है। लगभग 2 करोड़ शहरी गरीबों को उनका खुद का आवास मुहैया कराने के लिए मंत्रालय अगले 6 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को इस साल 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाए जाने की योजना है। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हफ्ते भर की जानकारियों को एक साथ देखने का ये सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम खबर मुनाफे की, जिसमें हम बात करते हैं मुनाफों से जुड़ी।
साबिता, इस हफ्ते हमने अपने कार्यक्रम में किस कमोडिटी की बात की थी? इस बार हमने बासमती चावल के ऊपर बात की थी, उसके प्राइस पर और उसमें इन्वेस्ट करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमने 2 और कमोडिटी के बारे में बात की थी। तो आइए जानते हैं कि इस बार खबर मुनाफे की में हमने किस किस कमोडिटी के बारे में आपको बताया जिसमें आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं ढेरों मुनाफा। कुवैत न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बासमती की खेती में कई बार असफल रहने के बाद कुवैत ने इसकी खेती का सफल परीक्षण कर लिया है। अगर ये परीक्षण कुवैत के खेतों का सफलतापूर्वक चलता है तो भारत से कुवैत को होने वाले बासमती का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। हालांकि कुवैत जिस चावल को तैयार कर रहा है उसे वो बासमती कह सकता है या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। दरअसल भारतीय एजेंसी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड यानी IPAB में बासमती चावल के लिए ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन पाने हेतु आवेदन किया हुआ है। और अगर भारत को ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है तो दुनिया का कोई भी देश बासमती चावल के नाम से अपने चावल को नहीं बेच सकेगा। लेकिन भारत को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं देने के लिए पाकिस्तान ने भी IPAB में अपनी अर्जी दे रखी है ताकि उसके यहाँ पैदा होने वाले चावल को भी बासमती कहा जा सके। लेकिन भारत को बासमती के लिए GI टैग मिल भी जाता है तो भी कुवैत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने यहाँ उत्पादन करता रहेगा, जिससे भारत से कुवैत को होने वाला एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। साल 2014-15 के दौरान कुवैत भारतीय बासमती का 5वां बड़ा खरीदार था और उसने 1.66 लाख टन से ज्यादा बासमती की खरीद की थी। निर्मल, क्या लगता है आपको, अगर उत्पादन के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं तो उत्पादन के मुकाबले जो खपत है वो भारतीय स्तर पर चावल की खपत किस तरह से होती है? देखिए, भारत में अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखें और खासतौर से पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ था उसको देखें या उसके तर्ज पे जो इस साल अभी बुआई हुई है उसको अगर आप देखें तो हमारे वहाँ पे अब जो बासमती चावल है, बासमती चावल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। बासमती चावल का जो एरिया जो है रकबा जो जिसे कहते हैं, रकबे में यहाँ पे बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि जो दूसरा चावल होता है जो नॉर्मल राइस होता है उसके रकबे में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट उसका रकबा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। IGC के मुताबिक 2015-16 के दौरान दुनिया भर में जौ का उत्पादन घटकर 13.7 करोड़ टन तक सीमित रह सकता है, जो करीब 3 साल में सबसे कम उत्पादन होगा, जबकि इसके मुकाबले खपत का अनुमान 13.8 करोड़ टन लगाया गया है। साल 2014-15 के दौरान दुनिया भर में जौ का उत्पादन 13.8 करोड़ टन और 2013-14 में 14.5 करोड़ टन हुआ है। उत्पादन के मुकाबले खपत ज्यादा रहने पर अगले साल वैश्विक मार्केट में बार्ले की कीमतों को कुछ और सपोर्ट मिल सकता है, जिसका फायदा भारतीय बाजार में भी मिलेगा। बीते कुछ दिनों में घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई अंत में घरेलू मार्केट में इसका भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल तक लुढ़क गया था, लेकिन अब भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल के करीब आ गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान देश से सिर्फ 8,645 टन सरसों खल का एक्सपोर्ट हुआ। जुलाई में सरसों का खल एक्सपोर्ट अब तक का सबसे कम मासिक एक्सपोर्ट है। इससे पहले जून में देश से 56,139 टन और जुलाई 2014 में 87,637 टन सरसों खल का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी जून के मुकाबले जुलाई में जहां एक्सपोर्ट करीब 85% कम है और जुलाई 2014 के मुकाबले एक्सपोर्ट 90% घटा है, सरसों खल के एक्सपोर्ट में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपोर्ट अब भी पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून के दौरान देश में 56,139 टन सरसों खल का एक्सपोर्ट हुआ है, जो बीते मई के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। हालांकि जून 2014 के मुकाबले एक्सपोर्ट करीब 43% कम है। जून 2014 के दौरान देश से 99,054 टन सरसों खल का एक्सपोर्ट हुआ था। कोरिया के अलावा चीन भारतीय सरसों खल का बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर सकता है। भारत और चीन के बीच सरसों खल के एक्सपोर्ट को दोबारा शुरू करने के लिए समझौता हो चुका है और चीन के नियमों के मुताबिक सरसों खल तैयार करने के लिए 5 सॉल्वेंट प्लांटों का चुनाव हो चुका है। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल करीब 59 लाख हेक्टेयर में
सोयाबीन की खेती हुई है। सोपा के मुताबिक राज्य में कुल 59 लाख हेक्टेयर में से करीब 7.77 लाख हेक्टेयर में फसल की स्थिति बेहद खराब है, जबकि 10.60 लाख हेक्टेयर में फसल सामान्य से हल्की बताई जा रही है। इसके अलावा 29.16 लाख हेक्टेयर में फसल सामान्य बताई जा रही है, जबकि 8.58 लाख हेक्टेयर में बेहतर और 2.91 लाख हेक्टेयर में बहुत बढ़िया फसल देखी गई है। वहीं सोयाबीन के दूसरे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में करीब 35.77 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो चुकी है और इसमें से करीब 11 लाख हेक्टेयर में फसल की स्थिति बेहद खराब हालत में बताई जा रही है। इन 11 लाख हेक्टेयर में से 4.17 लाख हेक्टेयर में फसल बहुत बुरे दौर में है। हालांकि राज्य में बरसात की कमी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 21.49 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती सामान्य, 1.81 लाख हेक्टेयर में बेहतर और 1.79 लाख हेक्टेयर में बहुत बढ़िया बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं राजस्थान और अन्य राज्यों की फसलों पर। जी हां, सोयाबीन की खेती पर कम बरसात की मार इस साल राजस्थान और अन्य राज्यों में भी देखी गई है। राजस्थान में 10.97 लाख हेक्टेयर में खेती है, जिसमें से करीब 32,900 हेक्टेयर में फसल की स्थिति बेहद खराब है और 54,900 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल सामान्य से हल्की है। राजस्थान के श्री गंगानगर के ग्वार कारोबारियों के मुताबिक खेत में खड़ी ग्वार की फसल में फली नहीं लगी है। दूसरी ओर पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। जानकारों ने कहा है कि इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और किसानों ने जमकर खेती भी की है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ग्वार की फली नहीं आई है। इससे करीब 40% फसल खराब होने की संभावना है। उनके अनुसार ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। जानकारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में ग्वार सीड की कीमतें करीब 600 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुकी हैं। वहीं आने वाले दिनों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की उछाल आने की संभावना है। 14 अगस्त को ग्वार सीड 3500-3600 रुपए प्रति क्विंटल था। मंगलवार को इसकी कीमत 4300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। मॉनसून सीजन की शुरुआत के 2 महीने यानी जून जुलाई के दौरान राजस्थान में भारी बारिश हुई थी। पूरे मॉनसून सीजन में 15 अगस्त तक पश्चिमी राजस्थान में सामान्य के मुकाबले 100% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। लेकिन 15 अगस्त के बाद बरसात में भारी कमी आई है और अब सीजन के लिए बारिश की अधिकता सिर्फ 58% रह गई है। ग्वार की फसल को मौजूदा समय में बारिश की जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, क्योंकि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम अनोखी की, जिसमें हमने इस बार आपको एक ऐसे जाबाज से मिलवाया जिनका कहना है कि कोई शरीर से तो अपंग हो सकता है, लेकिन दिमाग से नहीं। जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की निवासी अरुणिमा का बचपन लखनऊ में बीता। चार भाई बहनों में अरुणिमा तीसरे नंबर पर आती हैं। कम उम्र में ही पिता और बड़े भाई का निधन हो जाने के कारण अरुणिमा की मां पर सारी जिम्मेदारी आ गई और इन्होंने ही तीनों बच्चों की परवरिश की। फिर बहुत पहले पापा की डेथ हो गई, फिर मेरे एक बड़े भाई साहब थे, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर मेरी माँ पर ही पूरा बोझ हम तीनों भाई बहन का आया। मैं
और मेरी बड़ी दीदी है लक्ष्मी सिन्हा, मेरा छोटा भाई है राहुल सिन्हा, और मेरी माँ थी। ये हम 4 थे। फिर दीदी जैसे थोड़ी बड़ी हुई, दीदी की शादी हो गई, और फिर हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे मिस्टर ओम प्रकाश जी, ब्रदर इन लॉ और दीदी और माँ, ये 3 लोग मिलकर हम दोनों भाई बहन को पाला और पोसा। मतलब एक पिता और बड़े भाई की तरह कह सकते हैं उन्होंने पाला। अरुणिमा को बचपन से ही खेल कूद का बेहद शौक था, इसीलिए स्कूल में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में अरुणिमा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इनके कॉलेज का आलम तो ये था, कॉलेज टीचर इन्हें हर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया करती थी। मेरा मेन गेम एक्चुअली वॉलीबॉल था, लेकिन हमारी मैम अम्बेडकर नगर में भी वही था कि लड़कियां थी नहीं, मैं एकल ट्रायल दे के बॉयज़ के साथ मेरा एकल ट्रायल होता था और तब मेरा सिलेक्शन होता था, लड़कियां थी ही नहीं खेलने के लिए। तो मेरी मैम, वॉलीबॉल तो मैं खेलती थी, लेकिन मैम जो हमारी थी मुझे और गेम में भी भेज देती थी कि जाओ, रनिंग में भी जाओ, फुटबॉल में भी जाओ, खो खो में भी जाओ, सब पे भेज देती थी कि तुम जाओ, वो मुझे भेज देती थी। इसलिए मेरे स्टेट लेवल तक तो मेरे पास कई हैं, लेकिन मैं नेशनल, मेरा वॉलीबॉल मेन था। तो अरुणिमा को भले ही पिता का साथ ज्यादा नहीं मिला, लेकिन पिता के फौज में रहने और घर में आर्मी माहौल होने के कारण अरुणिमा ने अपने पिता से एक बात जरूर सीखी कि हर गलत बात के लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। बरेली से केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं ले सकती, इतना पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में मैं पिस रही थी। मेरा जब मुझे बाहर फेंका गया था तो जीआरपी ने बोला कि अरुणिमा, पहले तो बोला कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, विदाउट टिकट WT में ये सफ़र कर रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं जिंदा थी, होशियार सिंह की तरह अगर मैं मर गई होती शायद मेरे ऊपर ये ठप्पा लग के आज मैं भी यहीं होती। मैंने टिकट दिखाया कि भाई ये टिकट है, जनरल टिकट था वो, तो बोल रहे नहीं ये गलत टिकट है, और फाइनली मतलब प्रूफ हुआ कि मैंने टिकट लिया था। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी अरुणिमा जब ये सुनती और पढ़ती तो उनकी अंतरात्मा झकझोर जाती। वो दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि उन्होंने टिकट ली थी और वो सुसाइड करने नहीं गई थी, लेकिन सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं था कि आज उन लोगों का दिन है जो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। कल मेरा दिन होगा और यही लोग मेरे पक्ष में बोलेंगे। मनोदशा को मैं समझाना चाहती हूँ कि मैं बेड पे थी, स्पाइन भी फ्रैक्चर था, मैं उठ भी नहीं सकती थी, और जब मैं टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी मेरी मनोदशा क्या रही होगी उस समय। तब डिसाइड किया कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी का ये जो उतार चढ़ाव है निश्चित तौर से हर इंसान की ज़िंदगी में आता ही है। फिर मैंने तय किया कि अब ऐसे नहीं, अब कोई वॉलीबॉल और फुटबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है, उस पे विजय हासिल करनी है। अरुणिमा ने अपनी मंजिल तो चुन ली, अब बाकी था उस मंजिल के लिए सफर को तय करना। इसके लिए इन्होंने भारत की पहली महिला पर्वतारोहक बछेंद्री पाल से मिलना तय किया। सुबह जमशेदपुर पहुंचे और फर्स्ट टाइम मैम से हम मिले तो मैम का सबसे पहला यही सवाल था कि अरुणिमा इतना भी जल्दी क्या था, तेरे पैरों से तो ब्लड निकल रहा है। तब जब मैंने अपना प्रपोजल रखा कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए जाना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। आज अरुणिमा जहाँ भी और जो भी हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं। एक दिन ऐसा था जब समाज और लोग इन्हें पागल कहा करते थे, इन पर तरह तरह की तोहमतें लगा रहे थे, लेकिन आज
वही लोग इन्हें सर आंखों पर बैठा रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन की वजह से ही इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। आज अरुणिमा को हर IIT और IIM कॉलेज अपने विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। मुझे सुल्तानपुर रत्न मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले, मुझे पद्मश्री मिला है और अमर उजाला अवार्ड, इंडिया टीवी अवार्ड, टाइम्स नाउ अवार्ड, इस टाइप से करके बहुत। लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा है वो पद्मश्री मुझे मिला। मेरे देश ने मुझे पद्मश्री के लायक समझा है कि मैं पद्मश्री के लायक थी और उन्होंने मुझे, मेरे देश ने अभी जस्ट 30 मार्च को मुझे मिला है। कौन सा करियर चुनाव अपने भविष्य को बना सकते हैं उज्जवल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी हैं। साबिता, तुम्हारी बोलते बोलते ना चूड़ियाँ खनक रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी ये चूड़ियाँ, ये बैंगल्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी खनक के साथ साथ इसको बनाने के बाद मुनाफा भी बहुत अच्छा है इसमें। क्या बात कर रही हो? हाँ, ये मेरे जाने वाले एक हैं, उनसे मैंने ये कंगन लिए हैं और उनकी अपनी कुटीर उद्योग है उनका, जिसमें वो बनाते हैं, कंगन बनाते हैं अलग अलग तरीके के। कितने की पड़ी तुम्हें ये? मुझे बहुत सस्ती पड़ गई, तुम सुनोगी तो चौंक जाओगी। बताओ। 100 रुपए की 2। 100 रुपए की 2? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे 100 रुपए की 2 दे दी हैं। बट तुम ये जान सकती हो, तुम जानना चाहती हो कि कंगन बनाया कैसे जाता है, छोटे उद्योग कैसे शुरू कर सकते हैं कंगन बनाकर? बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी। तो आओ तुम्हें भी बताते हैं और हमारे दोस्तों को भी बताते हैं कि छोटे उद्योग कैसे शुरू कर सकते हो आप कंगन बनाकर। चूड़ियां निर्बल नहीं हैं, शक्ति हैं ये चूड़ियां। बुद्धि, बल, ममता, दया का दान है ये चूड़ियां। नारी का श्रृंगार है, सम्मान है ये चूड़ियां। चूड़ी शब्द सुनते ही इसकी खनखनाहट कानों में गूंजने लगती है। इसकी खूबसूरती आंखों के सामने आ जाती है। अगर बात करें 16 श्रृंगार की, तो बिना चूड़ियों के ये भी अधूरा है। चूड़ी न सिर्फ पहनने का आभूषण है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी प्रतीक है। और तो और हमारे यहाँ विवाह के मौके पर दुल्हन की चूड़ियों का खास ख्याल रखा जाता है। वैसे तो आजकल रेडियम प्लेटेड चूड़ियाँ, रेडियम पॉलिश्ड सोने की चूड़ियाँ, हीरे जड़ित सोने और ब्राइट गोल्ड की चूड़ियाँ दुल्हन की खास पसंद बन गई हैं। सबसे पहले ये हमारा तार है जो सदर बाज़ार से आता है और हम इसको प्रोसेस शुरू का सबसे पहले यही है, हम यह बंडल यहाँ लगाते हैं और इसके बाद फिर इसका एक तार का टुकड़ा लेके और ये सीधा आपका इधर हमारी मशीन पे जाता है। उसके बाद फिर हम इसकी रिंग बनाते हैं, गोल गोल मोटर चालू करते हैं और इस तरीके से रिंग कंप्लीट हो गया हमारा। उसको काट कर अब इसे बाहर निकाल के, अब ये हमारा रिंग गोल हो गया। अब इसको हम सब चूड़ियों को काट कर अलग अलग करते हैं। जैसे ये काट रहे हैं, इस पे ये कैंडी है हमारी फर्मा। उसके बाद फिर हम इसको काट कर ये सारी चूड़ियाँ हमारी अलग अलग हो जाती हैं। इस पर फिर हम ये हमारा टाका लगाते हैं। ये सारी चूड़ियाँ हम हाथ से एक एक करके जॉइंट करते हैं और जॉइंट करने के बाद फिर इसमें टाका लगाते हैं और टाका लगाने के बाद फिर हम इसको आगे प्रोसेस नंबर 4 आएगा, उसको फिर हम वेल्डिंग करते हैं। ये हमारी वहाँ चूड़ी वेल्ड होके फिर उसके बाद ये यहाँ आ जाती है। उसके बाद ये चूड़ी हमारी सारी वेल्ड हुई भी है, जो कि हम आपको पहले सारा सब कुछ बता चुके हैं। उसके बाद में फिर ये एक एक चूड़ी यहाँ पे ये गोलाई की मशीन है, इसे हम गोलाई की मशीन बोलते हैं और इस पर जो साइज़ होता है उसका इसमें कैंडी बांधते हैं और ये चूड़ी को पूरा गोलाई का आकार दिया जाता है। अभी हमने पूरी चूड़ी ये हमने पूरी गोल कर दी, ये हमारा पूरा साइज़ बन गया हमारा गोल। अब ये हमारी चूड़ी गोलाई होके इस जगह पे आती है और एक एक चूड़ी इस पे लगाते हैं। उसके बाद इसको पंच करते हैं, तो पंच होने के बाद ये इस पे इस तरीके से
ये इस पर डिज़ाइन आ जाता है। ये चूड़ी हमारा इसमें डिज़ाइन पड़ गया है। जिस तरीके का भी डिज़ाइन होता है, अलग अलग हमारे पास डाइयाँ होती हैं इसकी, और जो भी डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन की हम डाई बांध के वही डिज़ाइन निकालते हैं। और हमने अभी ये डिज़ाइन निकाला आपके सामने, और ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन पड़ गया। ये हमारी अलग अलग डाइयाँ होती हैं डिज़ाइन की, और जो भी हमें ऑर्डर मिलता है हम उसी डिज़ाइन की डाई बांध के और वही डिज़ाइन निकालते हैं। नीचे सारी डिज़ाइनिंग होने के बाद में यहाँ पर अब ये कलर बनाते हैं हम, और ये कलर इस तरीके से इसके अंदर बना के फिर हम कलर इसके अंदर ये कलर इस मशीन के अंदर हम डालते हैं। ये कलर जो हमारा मार्केट में चल रहा है, अब वो कलर हमने बना के अब वो कलर हम इस मशीन में, ये इसको स्प्रे बोलते हैं हम, स्प्रे गन पायलट। अब हमने इसमें कलर डाला गन में, और अब इसको ये हमारा नीचे कंप्रेशन भी चालू है, और अब हमने ये कंप्रेशन हमने चालू कर दिया अपना, और अब हम ये इस पर स्प्रे करेंगे। ये यहाँ पे नीचे कंप्लीट होने के बाद में यहाँ अब कलर स्प्रे होता है। जो कलर हमें मार्केट से ऑर्डर मिलता है वही कलर हम यहाँ स्प्रे करते हैं। ये यहाँ पे इसको रखा जाता है। रखने के बाद में फिर इसको हम बाद में हीट भी लगाते हैं कलर पक्का करने के लिए, और उसके बाद में फिर हम इसको नीचे पैकिंग पे लेके आ जाते हैं, जिसमें हम पैकिंग करके और फिर हम उसको डिब्बे में डालते हैं। ये ऊपर हमने कलर आपको बता दिया। अब कलर के बाद ये नीचे माल आता है पैकिंग पे। हम इसको चूड़ियाँ जो भी हमें जिस हिसाब से चूड़ियाँ का ऑर्डर बताते हैं कि 24 चूड़ी पैक करनी है या 48 चूड़ी पैक करनी है, तो फ़िलहाल ये हम नीचे पैक कर रहे हैं और 24 चूड़ी का हमारा ऑर्डर है, तो हम ये 24 चूड़ी इस तरीके से हम इसको पैक करते हैं। ये चूड़ियाँ सारी यहाँ काउंटिंग होती हैं। उसके बाद हम ये आपके पीछे बॉक्स रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो, तो इस पीछे बॉक्स में हम इसको पैक करने के बाद फिर हम बॉक्स में डाल देते हैं। फिर जिस पार्टी का हमारा जिन पार्टी का ऑर्डर है, फिर उनके स्टैम्प वगैरह और उनके स्टिकर वगैरह लगाकर और फिर हम सारा सप्लाई कर देते हैं। पैकिंग के साथ ही आपने ये देख लिया कि चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। उसके बाद में हम ये पैकिंग हमने कर ली। पैकिंग करने के बाद हम इसको इस बॉक्स में डाल देते हैं, और डालने के बाद में इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करके अब ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे चूड़ी का पूरा हो चुका है। बेसिकली कच्चे माल अलग अलग तरह के होते हैं जो ऊपर में काम किए जाते हैं, जिनको हम मोती कहें, नग कहें, कुछ भी कहें। पहले तो सारा हिंदुस्तान का अपना था, आज चाइना से सारा सामान आता है। हमारे लोगों का काम जो है वो मार्केट से लेना और उसके ऊपर काम करना, उस काम को इस्तेमाल करना अपने मालों के ऊपर। नगों के काम चलते हैं तो हमारी चूड़ी में सारा काम नगों में चलते हैं। कुंदन में काम चल रहे हैं तो कुंदन में चल रहे हैं। कहने का मतलब हर चीज़ जो है वो कपड़े के हिसाब से चलनी है। बाकी जितना रॉ मटेरियल है वो सारा दिल्ली से ही सोर्स करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन के सागर की ओर। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात हमारे कार्यक्रम मिले सुर मेरा तुम्हारा की, जिसमें इस हफ्ते हमने आपको सुनाया अवधी संगीत और भोजपुरी संगीत। साबिता, हमारे जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर हैं, वो हिप हॉप म्यूजिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। लोक संगीत से थोड़ा वो पीछे हटते जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोगों को ये भोजपुरी संगीत या अवधी संगीत या फिर जो भी हमारे कोई भी लोकगीत है उनसे यंगस्टर हमारे करते जा रहे हैं, पसंद नहीं है। लेकिन ऋतु एक बात ज़रूर याद रखना कि जो मिठास हमारे लोकगीत में है वो किसी दूसरे म्यूजिक में नहीं है। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली। तो क्या तुम सुनना चाहोगे भोजपुरी संगीत? बिल्कुल। तो ऋतु को सुनाते हैं और आपको भी सुनाते हैं भोजपुरी और अवधी का तड़का लगाते हैं हमारे मिले सुर मेरा तुम्हारा में। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये शहर अपनी संस्कृति के लिए पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ के लोगों के बात करने के अंदाज में तहजीब और अपनापन साफ झलकता है। इसके अलावा यहाँ का लखनऊई खाना चखने लोग दूर दूर से आते हैं। लखनऊ की संस्कृति में सबसे ज्यादा चार चांद यहाँ के लोकगीत लगाते हैं। भोजपुरी, पहाड़ी, अवधी, गजल और खासकर कव्वाली को लखनऊ में बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन हमारी ये कलाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हमारी पहचान को हमें संजो कर रखने की जरूरत है।
हमारी संस्कृति की धरोहर को बचाने की एक कोशिश ऋचा जोशी कर रही हैं। ऋचा लखनऊ की मशहूर अवधी कलाकार है, जिनकी कोशिश है कि वो अपनी खोती हुई इस अवधी लोकगीतों की कला को बचा सके। यूं तो ऋचा का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इनके पिता का तबादला लखनऊ में होने की वजह से इन्हें लखनऊ में रहना पड़ा। मोरे राजा छतरिया लगावो के रस के बूंदे पर, मोरे राजा छतरिया लगावो के रस के बूंदे पर, मोरे राजा। रिम झिम पनिया रे, छम 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 के बूंदनिया, भिनी पूरे वैया रे, आई है बरखा-रनिया। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। सावन ऋतु लाई है संदेश वा बहार का, सावन ऋतु लाई है, सावन ऋतु लाई है संदेश बहार का। अरे आवा मौसम कजरी सावन झूला मल्हार का, अरे मुआ के दरियन पे झूलना झूले सखिया, अमुआ के दरियन पे झूलना झूले सखिया। रिम झिम पनिया रे, छम 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 के बूंदनिया, भिनी पूरे वैया रे, आई है बरखा-रनिया। रिम झिम पनिया रे, छम 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 के बूंदनिया, भिनी पूरे वैया रे, आई है बरखा-रनिया, आई है बरखा-रनिया, आई है बरखा-रनिया। 18-19 वर्ष पहले अपने कार्यक्रम के लिए ही कई संगीत कलाकारों, गायन कलाकारों की ढूंढ थी, आवश्यकता थी। उसी बीच ऋचा जी से मुलाकात हुई और वो भातखंडे में सीख रही थी। हमारे साथ जुड़ने के बाद हमने उनका साथ दिया और आज तक लगातार साथ देते आ रहे हैं। लखनऊ में भोजपुरी बोली और भोजपुरी गायकी को बहुत पसंद किया जाता है। भोजपुरी सबसे ज्यादा पश्चिम बिहार और उत्तरी झारखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी का मीठापन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसा ही मीठापन सुरेश कुशवाहा की आवाज में भी है। सुरेश नवाबों के शहर लखनऊ के जाने माने भोजपुरी लोक गायक है। अरे काज ही बांस के बहगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। अरे कांच ही बांस के बहगिया हो, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। अरे छठी मैया देई के आशीषिया, दिहली भगिया जगाए, दिहली भगिया जगाए, दिहली भगिया जगाए। आहा छठी मैया देई के आशीषिया, दिहली भगिया जगाए, 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 दिहली
भगिया जगाए, दिहली भगिया जगाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।